हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सर्कल्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो ध्यान से सुनते जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या बोल रहा है, जो दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा, drawn from an external point to a circle is supplementary। सप्लीमेंट्री वर्ड का क्या मतलब है बच्चों, जिसका सम करके 180 डिग्री आए। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, मतलब इसमें सम एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है, सम कितना आता है 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो एंगल आएगा किसके बीच में, दो टेंजेंट्स के बीच में, वो उसका सम सप्लीमेंट्री होगा। किसके, आगे बढ़ते हैं, टू द एंगल। अब एक और एंगल होगा, अब सप्लीमेंट्री सम करना है बच्चों, तो सम करके 180 डिग्री लाना, इतना तो पता चल गया क्योंकि उसने बोला है प्रूव दैट। लेकिन एक एंगल तो हो गया दो टेंजेंट्स के बीच का। जैसे मान लो ये दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हैं, इनके बीच में जो एंगल है, एक एंगल तो हो गया ये, दूसरा एंगल कौन सा है वो देखते हैं। ठीक है, टू दी एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का क्या मतलब, कि जहां पे एंगल बन रहा है, कहां पे बन रहा है, सबटेंडेड बाय दी दूसरे एंगल की बात हो रही है, बाय दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट दी सेंटर। वर्ड पे फोकस करें बच्चे। देखो क्या बोल रहा है, अब मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है और ये दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और ये आपके पास दो टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट ये है, सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से दो टेंजेंट बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब ध्यान से सुन लो बच्चों। तो देखो अब आपको पता है कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, मतलब ये रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा, ये हो गया दो टेंजेंट के बीच का एंगल। एक एंगल तो ये हो गया, जैसे इसको 1 मान लो, और ये सेंटर पे कौन बन रहा है एंगल, ये, जिसको मैं एंगल 2 मान लूं। मतलब ये जो दो टेंजेंट्स हैं इसके बीच में एंगल है एंगल 1, सम का मतलब प्लस। और दूसरा एंगल कौन सा, जो सेंटर पे बन रहा है, तो वो कौन है, एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री आना चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको 2 प्रूव करना है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चे। उसने क्या बोला कि एक तो दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल, और दूसरा एंगल कहां से, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, वहां से जो लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन है सेंटर को ज्वाइन करेगी, यही लाइन सेंटर को ज्वाइन करेगी, और यहां से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये लाइन सेंटर को ज्वाइन करेगी। तो यहां पे जो एंगल बनेगा दूसरा, ये और ये, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब कितना, 180 डिग्री। समझ में आ रही है बात। अच्छा, फिर हम क्या करें, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, एंगल A प्लस दूसरा एंगल है ये, इसका नाम क्या है O प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का मतलब यही सेम ही है। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि प्रूव करना क्या है, यहां तक समझ में आया कि क्वेश्चन में आपको प्रूव करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन में क्या लिखोगे, तो गिवन में क्या लिखना है, इसे सर्कल से देख के लिख देना है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, OB और OC, ये रेडियाई है दो सर्कल के। अब कहीं पर भी जैसे मान लो यहां पे, ठीक है, ये रेडियस OB मान लो और ये रेडियस OC मान लो। जैसे मैं इधर OB और इधर OC मान लेता। ध्यान से सुनते जाओ बच्चों। क्या है, आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB और AC क्या है, दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट A से, क्योंकि ये सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लिया है। OB और OC क्या है, रेडियाई है सेम सर्कल के। समझ में आ रही बात। ये जितनी चीजें डायग्राम को देख के बोली, यही गिवन के अंदर लिख देनी होती है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो। गिवन में क्या लिखोगे, गिवन ए सर्कल विद सेंटर O। आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। OB एंड OC आर रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, OB और OC क्या है, रेडियाई है सर्कल के। ठीक है, उसके बाद क्या था बच्चों, AB एंड AC आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। ये भी हमने बोला, क्या बोला, कि AB और AC क्या है, टेंजेंट्स है, कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर। यहां तक समझ में आई बात। ये हो गई गिवन की बात। फिर टू प्रूफ क्या करना है,
कि ये जो टेंजेंट्स है, टेंजेंट दो हैं, इनके बीच में ये एंगल 1 आ रहा है, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये इन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, या ऐसे लिख लो, या इसको एंगल ए प्लस इसको एंगल ओ लिख लो, इन दोनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज प्रूव कर दो, सेम ही बात है। अच्छा बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक नोट करो, मैं बोर्ड को साफ कर ले। अब आ जाओ, अब क्या करेंगे, अब हम प्रूफ को देखेंगे। ध्यान से सुनते जाओ बच्चों। ये OB क्या है, रेडियस, और AB क्या है, टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब एंगल 390 डिग्री है। अब डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते एकेडमिक्स के अंदर, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, प्रूफ के अंदर। सिंस रेडियस क्या था बच्चों, रेडियस था OB, तो क्या लिखोगे, सिंस OB इज द रेडियस एंड टेंजेंट क्या था, AB, एंड AB इज द टेंजेंट। यहां तक बात समझ में आई। क्या लिखा कि OB रेडियस है और AB टेंजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो OB है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AB के ऊपर। इसी से जो एंगल 3 है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। यहां तक बात समझ में आई, बोलो। ठीक है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये इनके बीच में बनने वाला एंगल 390 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ये आया कहां से, रीजन देना पड़ेगा। बिकॉज जो थ्योरम 10.1 थी, याद करो, थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट क्या थी, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट लिख देना। मैं फिर से इधर लिख रहा हूं, थ्योरम 10.1 आपको स्टेटमेंट लिखनी है। पेपर के अंदर बच्चों बार बार बता रहे हैं, ऐसा मत लिखना, मार्क्स कट जाएगा, बाद में मत बोलना। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखनी है। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब देखो बच्चों, जैसे आपने एंगल 390 किया, सेम इसी तरह से आप एंगल 4 को भी 90 कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा नहीं, क्योंकि OC भी रेडियस है और AC क्या है, टेंजेंट, तो इनके बीच में एंगल 4 भी 90 डिग्री बनेगा। तो मैं इसको कर नहीं रहा, सिर्फ लिख रहा हूं सिमिलरली एंगल 4 इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। बोलो, यहां तक पता चला, यहां तक पता चल गया कि नहीं चला। ठीक है, तो एंगल 4 भी 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे। ध्यान से सुनो, अब देखो, अब बच्चों यहां पे देखो, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको। ध्यान से देखिए, ABOC, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों, क्योंकि एक साइड, 2, 3 और 4 जिस क्लोज फिगर की जो स्ट्रेट लाइन से बनी हो वो क्या होती है, 4 साइड वाली क्वाड्रिलेटरल होती है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अब क्या करेंगे, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का, ABOC। समझ में आ रही है बात। तो इसके अंदर जा रहे हैं, आपको क्या पता है, वी नो, ठीक है, वी नो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्या मतलब हुआ, आपको यह पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात। तो ये हमने बताया भी हुआ। इसका मतलब इसके अंदर एंगल 1, 2, 3, 4 ये चारों ही एंगल बन रहे हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। भाई कहाँ से आया, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो चल रहा है पता, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, स्क्रीन से बाहर तो नहीं है, दिखाई दे रहा है बच्चों। अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा ली। अच्छा, अब बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ध्यान से देखिए एंगल 3 कितना प्रूव किया है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखो 90 डिग्री, प्लस एंगल 4 कितना प्रूव किया है, 90 डिग्री, तो एंगल 4 की जगह भी 90 डिग्री लिखो, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब रीज़न क्या दोगे, बिकॉज एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कहाँ से आया, ये आपने प्रूव्ड किया है अबव, तो लिखोगे प्रूव्ड अबव। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। अब एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। बोलो चल रहा है पता? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब बच्चों ध्यान से देखो, प्लस का 180 डिग्री जब ट्रांसपोज होके इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 180 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री में से 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180 डिग्री ही बचेगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री आ गया। तो यही तो प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। यहाँ से लिख लो, यहाँ टेंजेंट्स के बीच में एक एंगल ए था तो सेंटर पे एंगल बन रहा था ओ, तो या इसी को ऐसे लिख लो, और एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही प्रूव करना था, तो एंड में लिखोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था इसका सोल्यूशन। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 11 को, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ध्यान से सुनिए, आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास है एक सर्कल, ठीक है, और सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक पैरेललोग्राम। मतलब कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी आपकी, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये मान लो कोई आपके पास ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ जा रहा है इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। और मान लो ये पॉइंट्स पी क्यू आर और एस हैं। कुछ इस तरह की डायग्राम है, इसी को बोलते हैं कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है, ये जो आपको गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, गिवन क्या है कि ABCD पैरेललोग्राम है, लेकिन प्रूव क्या करना है कि ये रोम्बस है। अब बच्चों अगर आपको इसको, ये गिवन है आपको, ये जो डायग्राम इस तरह से कुछ दिख रही होगी ABCD, ये गिवन है आपको कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। अब है पैरेललोग्राम, अब प्रूव क्या करना है? इसको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या है? आपको इसको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। क्या है ये? रोम्बस। अगर ये रोम्बस है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर आपको इसको रोम्बस प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? सभी की सभी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? तो पहले सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। तो गिवन में क्या लिखोगे? ध्यान से सुनते जाइए। गिवन में लिखोगे ए पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल एट PQRS। समझ में आ रही है बात? आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है PQR और S पे। यहां तक समझ में आई बात? अब टू प्रूव मतलब आपको सॉल्व करना क्या है? आपको प्रूव करना है कि ये जो ABCD है ये रोम्बस है। अच्छा, अगर इसको रोम्बस प्रूव करना है तो आपको इसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल दिखानी पड़ेगी। ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब सभी की सभी साइड्स इक्वल। मतलब AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, सभी की सभी साइड्स इक्वल शो करनी पड़ेंगी। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, सभी की सभी साइड्स इक्वल शो करनी पड़ेगी। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब बच्चों ये बताओ मेरे को कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ से मान लो A है, और सर्कल के बाहर पॉइंट A से मैं दो टेंजेंट बनाऊँ, जैसे एक टेंजेंट है R पे टच कर रहा है, एक S पे, तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो टेंजेंट बनेंगे दो, इन दोनों की लेंथ बच्चों इक्वल होती है। जितनी लेंथ इसकी होगी, अगर ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगी। मतलब सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो बनाएगी उनकी लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। तो ऐसे ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, ए इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, इसका मतलब AR और AS की लेंथ इक्वल होगी। बोलो होगी, क्योंकि ये सर्कल है, AR इसका टेंजेंट है और AS भी टेंजेंट है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इनकी लेंथ इक्वल होगी। ऐसे ही D भी एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल पे, तो DR और DQ की लेंथ भी इक्वल होगी। समझ में आ रही बात? ऐसे ही B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP और BS की लेंथ भी इक्वल होगी। ऐसे ही इस सर्कल से C भी बाहर आ रहा है, C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CP और CQ की लेंथ भी इक्वल होगी। बस आपको पहले तो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखनी है थ्योरम की। क्या? कौन सी? थ्योरम 10.1। वी नो दैट, आप क्या जानते हो? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स की लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर बनाए जाने वाले दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। बस इतना सा लिखो, उसके बाद क्वेश्चन को शुरू कर दो। ए क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से शुरू करो। क्या लिखोगे? सिंस
सिंस ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए आर और ए एस की लेंथ इक्वल होगी, तो क्या लिखोगे बच्चों, ए आर इक्वल्स टू क्या, ए एस, बोलो चल गया बता, ए आर इक्वल्स टू ए एस। ऐसे ही डी भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी आर और डी क्यू भी इक्वल, ठीक है, डी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब डी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी आर और डी क्यू की लेंथ भी इक्वल, ठीक है, तो विच इंप्लाइज डी आर इक्वल्स टू डी क्यू। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही बी एक्सटर्नल पॉइंट, तो बी पी और बी एस की लेंथ भी इक्वल, तो क्या लिखोगे, बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब अगर बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी और बी एस की लेंथ भी इक्वल, तो क्या लिखोगे, बी पी इक्वल्स टू बी एस। समझ में आ रही है बात, बोलो बच्चों, बी पी और बी एस की लेंथ। ऐसे ही सी एक्सटर्नल पॉइंट, सी पी और सी क्यू की लेंथ इक्वल, तो क्या लिखोगे, सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या होगा, सी पी इक्वल्स टू क्या, सी क्यू, सी पी इक्वल्स टू सी क्यू। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, सी पी और सी क्यू इक्वल होंगे, ठीक है। अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ बच्चों, इसको सेकेंड इक्वेशन मान रहा हूँ, इसको थर्ड इक्वेशन मान रहा हूँ और इसको फोर्थ इक्वेशन मान रहा हूँ। यहाँ तक नोट कीजिए आप। अब आगे क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड लेफ्ट वाली ऐड करेंगे, राइट साइड राइट वाली। तो मैं क्या लिखूंगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी की सभी इक्वेशंस को ऐड किया जाए। तो इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाली ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए आर प्लस क्या, डी आर प्लस क्या, बी पी प्लस क्या, सी पी इक्वल्स टू ए एस प्लस डी क्यू, ए एस प्लस डी क्यू प्लस फिर क्या, बी एस प्लस सी क्यू, बी एस प्लस क्या, सी क्यू। बोलो चल गया पता, बोलो चल गया पता। ये जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ थी, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू लिखना है। जो लेफ्ट साइड वैल्यूज आ रही है लेफ्ट साइड ऐड करनी है, राइट वाली राइट साइड ऐड करनी है। बोलो चल गया पता। अब ध्यान से देखो बच्चों, ए आर प्लस डी आर क्या है, ए आर प्लस डी आर, ये तो पूरा ए डी बन जाएगा। तो इसकी जगह लिखो क्या, ए डी प्लस, ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, फिर क्या है, बी पी प्लस सी पी, बी पी प्लस सी पी, तो ये तो पूरा बी सी बन जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिखो, इसकी जगह बी सी लिख दो, इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना ध्यान से, ए एस प्लस डी क्यू, ए एस प्लस डी क्यू, ये तो ऐड नहीं होगा। ए एस प्लस क्या चाहिए, बी एस, तो ये रहा ए एस और ये रहा बी एस, ए एस प्लस बी एस। ध्यान से सुनो, ए एस प्लस बी एस, जिसको नहीं समझ आए एक स्टेप और बढ़ा लो, इकट्ठा करके लिख लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए एस प्लस बी एस। तो ध्यान से सुनो, ए एस प्लस बी एस, ये पूरा ए बी बन जाएगा। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, ए बी। फिर ध्यान से देखो, डी क्यू प्लस सी क्यू, ध्यान से सुनो, क्या, डी क्यू प्लस सी क्यू, ये तो पूरा डी सी बन जाएगा। डी क्यू प्लस सी क्यू, तो क्या बन जाएगा ये, डी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन जाएगा, डी सी, तो प्लस डी सी। तो इसको इक्वेशन नंबर कहाँ तक थी बच्चों, पहले 4 तक थी, तो इसको 5th मार्क कर लो। बोलो क्या यहाँ तक पता चल गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ तक आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब मेरे को ये बताओ कि आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आल्सो ए बी सी डी इज ए क्या था, पैरेललोग्राम। ये कहाँ से लिख दिया, ये गिवन था कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, कहाँ से, गिवन से। तो इसका मतलब क्या, अपोजिट साइड्स
साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो वी नो, ठीक है, या ऐसे लिख लो वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अच्छा, जो पैरेललोग्राम होता है बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ए बी सी और डी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगी, डी सी के। तो विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल्स टू क्या, डी सी। ठीक है, और ये वाली साइड जो ए डी है ये किसके इक्वल आ जाएगी, बी सी के, और ए डी किसके इक्वल आ जाएगी, बी सी के। बोलो चल गया पता, ए डी किसके इक्वल आ जाएगी, बी सी के। यहाँ तक नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बताएंगे आपको, अब आगे समझेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखो ये इसको नाम दे दो कुछ इक्वेशंस को। तो 5th इक्वेशन तक आ गई थी, इसको इक्वेशन 6th मान लो और इसको इक्वेशन 7th मान लो। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, 5th इक्वेशन में हम 6th और 7th को अगर यूज़ करें, ध्यान से सुनना, तो हमारे पास क्या है, पुट करेंगे इक्वेशन 6th और 7th कहाँ पे, 5th के अंदर। तो क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 6th एंड 7th कहाँ पे, इन इक्वेशन 5। समझ में आ रही बात? देखो कैसे, ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, डी सी के बराबर। तो यहाँ पे ए बी की जगह आप क्या लिख दोगे, डी सी। ऐसे ही ए डी की वैल्यू किसके बराबर है, बी सी। तो ए डी की जगह यहाँ पे क्या लिख दो, बी सी। ठीक है, तो ध्यान से देखो ए डी की वैल्यू क्या है, फिर से देख लो, ए डी की वैल्यू है बी सी, तो ए डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी सी। तो क्या आ जाएगा, बी सी प्लस फिर क्या है, बी सी इक्वल्स टू फिर क्या है, ए बी प्लस डी सी। तो ध्यान से देखो ए बी की वैल्यू क्या है, डी सी है, तो ए बी की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, डी सी। तो क्या आ जाएगा, डी सी प्लस डी सी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब देखो बी सी प्लस बी सी कितना होता है, 2 टाइम्स बी सी, और डी सी प्लस डी सी कितना, 2 टाइम्स डी सी। तो इक्वल्स टू के आमने सामने सेम वैल्यू कट जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, बी सी इक्वल्स टू डी सी आ गया। बोलो यहाँ तक पता चला? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कौन सी इक्वेशन है, इसको नेक्स्ट इक्वेशन मान लो, क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये 6th थी, 7th थी, तो इसको 8th मान लो। ठीक है, अब देखना बच्चों, जैसे मान लो आपके पास ये क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों, ए बी सी डी। मान लो आपको क्या गिवन है, क्या पता है अभी तक कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। इसका मतलब इसकी ये साइड, जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है। ये साइड मेरे को नहीं पता, ये मान रहा हूँ मैं x सेंटीमीटर है, और ये साइड भी मेरे को नहीं पता, ये भी मैंने x सेंटीमीटर मान ली। क्या मतलब हुआ कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसको 3 मान लिया, और अपोजिट इक्वल होती है, इसको x मान लिया। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से देखो, ये तो यहां तक था, ध्यान से सुनना, ए बी और डी सी इक्वल है। तो ध्यान से देखो, ए बी और डी सी इक्वल है, देखो 3 लिखा है मैंने। अच्छा, ए डी और बी सी भी इक्वल है, ये लो ए डी और बी सी भी इक्वल है, दोनों को x लिखा है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बी सी इक्वल्स टू डी सी। ध्यान से देखिए, बी सी इक्वल्स टू डी सी, मतलब ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगी, मतलब बी सी किसके इक्वल हो गई, डी सी के, और डी सी कितनी थी, 3। तो ये दोनों जब इक्वल हो गई तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, बोलो, बी सी और डी सी इक्वल हो चुकी हैं, बी सी और डी सी इक्वल हो चुकी हैं। बी सी और डी सी इक्वल होने से ही ये अगर 3 सेंटीमीटर थी तो ये वाली भी 3 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा, ये x, ये भी x थी, ये 3 हो गई, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलो चल गया बता? ध्यान से सुनो, ये दोनों साइडें बराबर थी, ये दोनों 3 और ये दोनों इक्वल प्रूव की, तो ये भी 3 हो गई, और ये 3, ये 3 और ये x थी, ये x, तो ये 3 हुई, तो ये भी 3 हो जाएगी। मतलब सभी की सभी साइड्स क्या हो चुकी है, इक्वल। तो जब सभी की सभी साइड्स इक्वल हो चुकी हैं तो ये रोम्बस प्रूव हो चुका है। बोलो चल गया बता बच्चों? फिर से बता रहे हैं, सिर्फ लिखना क्या है, ध्यान से सुनो। 6th इक्वेशन, 7th इक्वेशन और 8th इक्वेशन को अगर आप देखो, सभी की सभी साइड इक्वल आ रही है। जैसे ये 3 और 3 है,
ये x और x है, ये दोनों बराबर हो गई, मतलब x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ भी x था तो x की वैल्यू 3, सभी की सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। जब सभी की सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये रोम्बस बन जाएगा। बस आपको सिर्फ लिखना है, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी बच्चों, ये कौन सी इक्वेशन है 6th, ये कौन सी है 7th, फ्रॉम इक्वेशन 6th, फिर कौन सी 7th, फिर एंड ये कौन सी इक्वेशन है बच्चों 8th, ये जरूर लिखना पड़ेगा, 8th को ही यूज़ किया, फ्रॉम इक्वेशन 6th 7th एंड 8th। तो आपने क्या देखा कि सभी के सभी साइड्स इक्वल, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, और यही आपको प्रूव करना था कि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। तो ए बी सी डी रोम्बस कब बनेगा, जब सभी की सभी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, हम थक चुके हैं, सुबह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे अपना कमेंट लिख सकते हो, जो चीज़ समझ में नहीं आई बता सकते हो, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।